अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद वाजिद मोहिउद्दीन। टेट के तहत पेपर 2 का फिज़िकल साइंस के लेसन्स मैग्नेटिज्म और मेटलर्जी के असबाक लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं। आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में यानी बरक़ी मक़नातीसियत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके तहत जो हमें उन्वानात दिए गए हैं में क्या क्या है, आज हम बरक़ी मक़नातीसियत और फ़िल्ज़कारी यानी मेटलर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बरक़ी मक़नातीसियत के बारे में जानते हैं। तो इसके तहत आपको जो ज़ैली उन्वानात दिए गए हैं उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले है बरक़ी रव के मक़नातीसी असरात। यहाँ पर यानी जब किसी मौसिल से बरक़ी रव को गुजारा जाता है तो वहाँ पर एक मक़नातीसी मैदान पैदा होता है। तो अब ये जो मक़नातीसी मैदान पैदा होता है तो इसके जो मक़नातीसी मैदान की जो सिमत होती है उस सिमत को मालूम करना है। तो उस सिमत को मालूम करने के लिए चंद क़वानीन दिए गए हैं। तो अब जो क़वानीन दिए गए हैं, जैसा कि आपको सीधे हाथ का उसूल है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उसूल है या मैक्सवेल का कॉक का उसूल वगैरह जैसे है। तो जैसा हम सबसे पहले देखते हैं मैक्सवेल का कॉक का उसूल। जैसे क्या है, एक स्क्रू है। अब ये स्क्रू में यानी जो बरक़ी रव की जो सिमत है वो इस तरीके सीधी ऐसी है। तो अब जैसा हम ये स्क्रू को जब कोई ढक्कन को अगर हम जैसे क्या है ये सिमत लेकर आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से घुमाते, हम इस तरीके से घुमाते हैं। तो अब ये जो सिमत जो है ये मक़नातीसी सिमत, तो मक़नातीसी सिमत जो होती है वो सिमत सात में होती है। ये एक उसूल है। और दूसरा उसूल जैसा कि हम देखते हैं कि अगर एक बरक़ी मक़ना यानी किसी मौसिल से बरक़ी रव गुज़र रहा है, तो अब जैसा बरक़ी रव जब गुज़र रहा तो बरक़ी रव का जो बहाव की जो सिमत है वो ऊपर है। तो हम एक हाथ से जब इसको अंगूठे को पकड़ें तो अब ये जो अंगूठा होता है, अंगूठे की सिमत जो होती है वो बरक़ी की सिमत है। अब ये जो उंगली जो देख रहे हैं हम लोग, तो अब ये उंगलियों की जो सिमत इस तरीके से ऐसा, तो ये जो होता है मक़नातीसी सिमत को ज़ाहिर करती है। तो अब जब बरक़ी रव ऊपर की तरफ बहती है तो ये जो मक़नातीसी सिमत जो होती है वो मुखालिफ सिमत साथ होती है। अब अगर बरक़ी रव नीचे की सिमत बहे यानी अंगूठा किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये बरक़ी रव की सिमत को ज़ाहिर कर रहा। अब ये हमारी जो उंगलियां हैं वो क्या है, मक़नातीसी मैदान के सिमत को ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह अब ये क्या होगा, ये सिमत सात में। तो इस तरह मुख्तलिफ़ क़िस्म के यानी जो क़वानीन बनाए गए हैं उन क़वानीन के ज़रिए हम जो बरक़ी रव के जो मक़नातीसी असरात में जैसा यानी एक बरक़ी रव से जो मक़नातीसी मैदान पैदा होता है उस मक़नातीसी मैदान के जो सिमत होती है उन सिमतों को हम मालूम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर की सिमत अगर बरक़ी रव बहेगी तो ये जो होता वो मक़नातीसी सिमत जो होती इस तरीके से ऐसा जाएंगी, तो क्या होता है, मुखालिफ सिमत साथ होती। वही अगर ये उल्टा हो गया तो मुवाफ़िक़ सिमत साथ। सोलानाइड ये जो होता है ये यानी इस पे हम सोलानाइड एक हम जो आला जो तैयार करते हैं तो ये एक तख्ता और सफ़ेद कागज़ और तांबे का तार बैटरी पर मुनहसर होता है। तो अब जैसा हम देखते हैं यानी हम तख्ते पर सफ़ेद कागज़ को जो सो चस्पा कर दीजिए और जैसे कुछ मसावी फासलों पर उसको सुराख करके हम तांबे के तार को जो है उसमें से दाखिल करने का है। तो उसके बाद में ये तांबे के तार को हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। अब उसके अंदर जैसे ही हम इसको करंट पास करते हैं तो अब वो जो टेबल है मेज़ पर क्या मक़नातीसी मैदान पैदा हुआ है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ जो लोहे के ज़र्रात होते हैं उसको बिखेर कर उसको हल्का सा धक्का देने पर वो जैसा मक़नातीसी मैदान में जो खतूत जमा होते हैं उस तरीके से जमा होते हैं। तो अब जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं सोलेनॉइड में जो मक़नातीसी मैदान की जो सिमत होती है, तो अब जैसा हम सोलेनॉइड में क्या होता एक यानी जो अब ये जो सलाख थी वो जिस पर हम वायर को लपेटे जो लच्छा है वही लच्छा क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। तो अब ये जो है एक मक़नातीस का काम कर रहा, तो मक़नातीस के जैसा दो ख़ुतूब होते हैं,
यहाँ पर भी दो खुतुब होते हैं, एक यन खुतुब और दूसरा एस, यानी एक जनूबी खुतुब और एक शुमाली खुतुब। तो अब जैसे इसमें से करंट पास करेंगे तो मतलब ये मग़नातीस का काम करेगा, मग़नातीस के मुशाबे रहेगा, वैसे ही काम करेगा। तो अब इसके भी दो खुतुब होंगे, एक शुमाली खुतुब और एक जनूबी खुतुब। तो अब इसके ऊपर जो खतूत क़ुव्वत जो होते हैं, मग़नातीस के जैसा खतूत क़ुव्वत, मग़नातीसी मैदान को जो खतूत क़ुव्वत से ज़ाहिर किया जाता है, तो इसमें भी खतूत क़ुव्वत होती है। तो जो अंदरूनी सिमत के जो खतूत होते हैं वो शुमाल से जुनूब की जानिब होती है, और जो बैरूनी सिमत जो होती है वो जुनूब से शुमाल के जानिब होती है। तो इस तरह ये एक सोलेनॉइड जो होता है, इसमें जो है हम लोग यानी खतूब के में जो मग़नातीसी मैदान की सिमत को हम ज़ाहिर करते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल। अब यहाँ पर फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का उसूल है, हम जैसा यहाँ पर बरक़ी मोटर वगैरह में भी हम देखते हैं, तो आखिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल क्या है। तो इसमें जो इन्होंने क्या किया, तीन उंगलियों को बता, एक जो है अंगूठा है, दूसरा जो होता है वो शहादत की उंगली होता है, और तीसरा जो होता है वो दरमियानी उंगली। तो अब इसमें जो उसूल को जो बताया जा रहा है यहाँ पर, तो एक जैसा कि अब एक सलाख है जिससे बरक़ी रो गुज़रती है, इस बरक़ी रो को अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक मग़नातीसी मैदान में लेकर जा रहे हैं। तो अब मग़नातीसी मैदान में जब हम लेकर जाते हैं तो अब इसके मग़नातीसी सिमत वगैरह किस तरीके से बताती है। तो अब जैसा हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से, तो अब ये जो होता ये मग़नातीसी सिमत है, करंट को हम लोग इस तरीके से पास कर रहे हैं, ये सलाख को पास करें तो ये मग़नातीसी सिमत होती, ये सिमत मग़नातीसी सिमत होती है। तो अब जैसे हम करंट को जैसे इसमें से पास करेंगे तो बरक़ी रो की सिमत क्या होती है, इस तरीके से होती है, और जो मग़नातीसी क़ुव्वत की सिमत जो होती है वो ऊपर होती है। तो इस तरह यानी हम ये तीन उंगलियों को इस तरह रखना है कि ये तीनों अलल क़वाइम, यानी जैसा उम्मीदवार जो कहते हैं, तो उम्मीदवार यानी हर एक 90 डिग्री का, जैसा ये 90 डिग्री है, फिर इसके दरमियान में भी 90 डिग्री है। तो इस तरह यहाँ पर तीन यानी अंगूठा मग़नातीस की क़ुव्वत को ज़ाहिर करता है, जबकि ये जो शहादत की उंगली होती है, ये शहादत की उंगली मग़नातीसी मैदान की सिमत को ज़ाहिर करती है, और जबकि दरमियानी उंगली जो होती है वो बरक़ी मैदान की सिमत को ज़ाहिर करती है। अब हम देखते हैं बरक़ी मोटर। तो बरक़ी मोटर का उसूल क्या है। तो बरक़ी मोटर यानी जब किसी बरक़ी रो गुज़रते हुए लच्छे को एक हमवार मग़नातीसी मैदान में रखा जाता है, तो इस पर एक जुफ्त अमल करता है जिससे लच्छा मुसलसिल गर्दिश करता है। तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर बरक़ी रो को क्या कर रहे हैं, बरक़ी रो को एक लच्छे को एक हमवार मग़नातीसी मैदान में रखेंगे तो इस पर क्या होगा, एक जुफ्त। अब हम देखते हैं बरक़ी मोटर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यानी जब किसी यानी बरक़ी रो को हम क्या कर रहे हैं, एक मग़नातीसी मैदान से गुजारते हैं, तो मग़नातीसी मैदान से गुजारने पर वहाँ पर एक जुफ्त यानी एक क़ुव्वत जो है वहाँ पर पैदा होती है। यही बरक़ी मोटर के काम करने का उसूल है। तो बरक़ी मोटर में यहाँ पर क्या होता, बरक़ी तवन्नाई एक मैकेनिकल तवन्नाई में तब्दील होती है। यानी हम जब करंट को पास करते हैं तो बरक़ी मोटर क्या होती है, फिरती है, मतलब इसका मतलब वो काम कर रही। तो मतलब ये कि बरक़ी तवन्नाई से यहाँ पर मैकेनिकल तवन्नाई में तब्दीली आती है। अब है बरक़ी मग़नातीसी अमाला। जब किसी लच्छे से यानी हम बरक़ी मग़नातीस को जब गुजारते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बरक़ी क़ुव्वत मुहरिका पैदा हो, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, बरक़ी मग़नातीसी अमाला कहलाती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ़ैराडे का कुलिया। अब हम देखते हैं बरक़ी जनरेटर। तो यहाँ पर बरक़ी जनरेटर जो होता है वो एक ऐसा बरक़ी आला है, इसमें क्या होता है, हेली तवन्नाई यानी मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो बरक़ी मग़नातीसी तवन्नाई में तब्दील होती है। तो मतलब ये कि मैकेनिकल एनर्जी से हम यहाँ पर क्या तैयार करते हैं, बर्फ़ को तैयार करते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसमें तब्दीली लाई जाती है। तो इसमें यानी जनरेटर क्या कर रहा है, एक ऐसा बरक़ी आला है जिससे हेली तवन्नाई को बरक़ी मग़नातीसी अमाला के उसूल का इस्तेमाल करते हुए इसको हम बरक़ी तवन्नाई में तब्दील करते हैं। अब हम देखते हैं मायात की बरक़ी मौसूलियत। जैसा कि जानते हैं कि हम ठोस अशिया से बर्क़ गुजरने के बारे में हमने मालूमात हासिल की हैं। अब हम देखते हैं क्या मायात से भी बरक़ी रो गुजरती है, तो इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। अब जैसा देखिए आप,
एक बरक़ी रौ गुजर रही है एक महलूल से, तो अब ये महलूल से गुजरती है तो बल्ब रोशन होता है। तो देखिए महलूल से गुजर चुकी है ये, जिससे क्या होता है अब यहाँ पर ये एक पूरा बरक़ी दौर मुकम्मिल करता है। बरक़ी दौर मुकम्मिल करने से बल्ब रोशन होता है। तो इस तरह यानी जो बरक़ी रौ के जो जांच के आले से हम एक माए को रखें तो उस माए से यानी ये माए क्या करता है, बरक़ी रौ के यानी दोनों बरक़ी रौ के दरमियान में जो माए है उस माए से क्या होता है, ये बरक़ी रौ गुजरता है। तो अब यहाँ पर बरक़ी रौ गुजरा तो अब ऐसे माए को हम अच्छा मौसूले बर्क़ कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बरक़ी रौ जो गुजरती है तो बरक़ी रौ गुजर कर क्या माए से गुजर रही है, ये देखो ये माए से नहीं गुजरती। तो जब ये माए से नहीं गुजरी तो एलईडी रोशन नहीं हुआ, मतलब एलईडी जो रोशन होता है उसी से हमको समझ में आता है कि बरक़ी रौ गुजरती है या नहीं। तो यहाँ पर यानी एलईडी बल्ब रोशन नहीं हुआ, तो इस तरह ये माए जो होता है नाक़िस मौसूले बर्क़ है। अब हम देखते हैं बरक़ी मलमाकारी यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कीमती धात, एक ऐसी धात जो ऑक्सीजन से तामुल नहीं करती और जो कम कीमती धात जो कि ऑक्सीजन से तामुल करती है। तो ऑक्सीजन से तामुल करने वाली धात पर हम ऑक्सीजन से तामुल ना करने वाली धात को चढ़ाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बरक़ी मलमाकारी कहते हैं। यानी किसी धात पर दूसरी धात की पड़ जमाने के अमल को हम बरक़ी मलमाकारी कहते हैं। तब इसमें एक देखिए हम जिंक पे हम जैसा देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही हम एक बैटरी से जोड़े, इसमें कॉपर सल्फेट को लिया गया और यहाँ पर एक कॉपर की पट्टी लगाई गई और यहाँ पर एक लोहे की कुंजी को हम लगाए हैं। तो अब इसमें क्या होता कि कॉपर सल्फेट मुंतकिल करें और साथ ही साथ जो है हम इसमें सल्फ्यूरिक तुरशे को भी। तो अब इसको एक बैटरी के यानी जिंक के टुकड़े को मुस्बित सिरे से जोड़ा जाता है बैटरी के, और ये जो कुंजी होती है उसको मनफी सिरे से जोड़ा जाता है। तो अब इसमें जैसे ही हम बरक़ी यानी कुंजी को जब ऑन करते हैं, जैसे ही हम जब बर्क़ गुजरती है तो क्या होता है, यहाँ पर बर्क़ पाशीदगी का अमल होता है। तो कॉपर सल्फेट जो होते हैं वो दोनों अलहदा हो जाते हैं, कॉपर और सल्फेट। तो कॉपर जो होता है वो मुस्बित रवा, तो ये कॉपर जो होता है इसमें का, वो कॉपर आकर किससे यानी ये जो मनफी रवा का जो काम कर रहा इससे चिमट जाता है। तो इस तरह कॉपर की एक जो परत होती है वो परत इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो इस तरह हम जिंक भी ले सकते हैं या कॉपर की परत को भी लेकर, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, या अगर कॉपर लिए तो कॉपर सल्फेट भी लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा जब कॉपर और सल्फेट अलग हुए या जिंक सल्फेट का महलूल लिए, तो अब यहाँ जिंक और सल्फेट अलग होगा तो जिंक जो है जिंक के साथ नहीं मिल सकेगा, तो वो दिफा करेगा। तो ये जिंक आकर क्या करता है, मनफी बरक़ी से चढ़ता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम तैयार करते हैं। बरक़ी मलमाकारी में कम कीमती धात वो जो हवा में पाई जाने वाली रुतूबत ऑक्सीजन से मुतासिर होती है, पर ज्यादा कीमती धात वो जो हवा में पाई जाने वाली रुतूबत और ऑक्सीजन से मुतासिर नहीं होती कि तह जमाई जाती है। अब यहाँ पर तह को जमाने के लिए हम चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले क्या है इसमें, यानी जिस शय पर मलमाकारी करना है उसकी सतह पर चिकनाई नहीं होना चाहिए। अगर ये चिकना है तो ये चिमट नहीं सकता, दूसरी जो परत को हम जमाना है तो इसकी खुरदुरी होना चाहिए ताकि इस पर जमा होने वाले धात मुस्तकिल तौर पर जम जाए। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ तह जमाने के लिए बर्क़ पाशीदगी का इर्तिकाज़ बरकरार रखें। चौथा, तमाम अमल के दौरान बरक़ी रौ का गुजार हमवार हो। अब यहाँ पर बरक़ी मलमाकारी के इस्तेमालात कहाँ पर होते हैं, तो लोहे की अशिया पर जस्त या क्रोमियम की तह जमाई जाती है जो धात को जंग लगने से महफूज रखती है। तो अक्सर मशीनों के पुर्जों पर क्रोमियम की मलमाकारी की जाती है ताकि जंग से महफूज रखने के साथ साथ इसकी चमक में भी इजाफा किया जा सके। तो बाज़ औक़ात ख़राब मशीनी पुर्जों की दुरुस्तगी के लिए भी बरक़ा मलमाकारी की जाती है। इस सूरत में मौजूद धात घसे हुए पुर्जों पर चढ़ाई जाती है। बरक़ी मलमाकारी आराइश और मुज़य्यन कारी के लिए भी की जाती है, मसलन जैसा कोई तांबा या इसकी आमेज़श से बनी अशिया जैसे खाने की मेज़ का सामान, बर्तन, तश्तरियाँ, चमचे, छुरी, कांटे और आराइश के सामान पर चांदी या सोने की तह चढ़ाई जाती है। आमतौर पर पकाई हुई ग़िज़ाई अशिया को टिन से मलमाकारी किए हुए लोहे के बर्तन में महफूज किया जाता है, क्योंकि लोहे के मुकाबले में
टिन से ग़िज़ा कम तग़य्युर पज़ीर होती है, इसलिए बड़े लोहे के क्यान पर टिन की मलमाकारी की जाती है। जब लोहे पर जस्त की मलमाकारी की जाती है तब ये जंग से महफूज रहता है, इसलिए जस्त की मलमाकारी किया हुआ पुलों और ऑटोमोबाइल की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, ये था हमारे बरक़ी मलमाकारी यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हुए यानी अशिया को जंग लगने से महफूज रखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये है फैराडे का बरक़ी मक़नातीसी अमाले का कुलिया। राइट बच्चों, यहाँ देखिए, ये एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर यानी इस बरक़ी दौर से बरक़ी रो गुजर रही नहीं, ये इसके इनराफ से समझ में आता है। तो जैसे जैसे हम इसके मक़नातीस के करीब लेकर जाते हैं, मक़नातीस ये लच्छे के करीब लेकर जाएं तो ये जो है सो डिफ्लेक्ट होता है, और जब दूर लेकर जाएं तो फिर ये क्या होता है, वापस मुखालिफ सिमत में आता। तो इस तरह यहाँ पर बरक़ी रो इस लच्छे में पैदा हुई है, ये हम गैल्वेनोमीटर की मदद से मालूम करते हैं। तो यही फैराडे का जो कुलिया है, कुलिया कहलाता है। जैसा फैराडे एक बंद लच्छे में पैदाशुदा अमाली बरक़ी क़ुव्वत मोहरिका इसमें गुजरने वाले मक़नातीसी नफूस की तब्दीली की शरह के मसावी होती है। तो अब हम इस बयान को हिसाबी तौर पर इस तरह लिखते हैं, यानी अमाली क़ुव्वत मसावी है नफूस में तब्दीली बटे वक्त। तो अब हम इसको फाई इक्वल डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इस मसावात को फैराडे का अमाली क़ानून कहा जाता है। यहाँ पर फाई जो है लच्छे कॉइल में पैदा होने वाला नफूस है, और फाई ज़ीरो लच्छे में पैदा होने वाला अमाला है। अगर पूरे लच्छे में एन पेज हो तब पूरे लच्छे कॉइल में अमाला एन फाई ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर हम इसके इस्तेमालात, फैराडे के जो कुलिया बरक़ी मक़नातीसी अमाले के कुलिया, जैसा हम सिक्योरिटी जांच में देखते हैं कि जैसे अगर कोई छुरी वगैरह बंदूक कोई भी लोहे की चीज़ अगर लेकर जाए तो जैसा मैं अभी बताया था कि डिफ्लेक्शन जो पैदा होता है उसी से यानी घंटी वगैरह जैसे बजती है, तो जिससे मालूम होता है कि हम क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं। और टेप रिकॉर्ड में जो आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए भी हम ये फैराडे के कुलिया को इस्तेमाल, और ATM कार्ड में भी जो है हम लोग जो आपको जो मक़नातीसी पट्टी होती है वही पट्टी जो है सब जब किसी मुंतकिल करते हैं, जब किसी इसमें स्कैनर में, तो आपको मालूम। और इंडक्शन कॉइल स्टोव में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम यानी अब तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़े हैं। तो जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम देखें कि बरक़ी मोटर और जनरेटर और दूसरा जो बरक़ी रो के जो असरात है, मक़नातीसी असरात, उसके बारे में हम लोग मालूमात को हासिल करें, और जो है माया से जो बरक़ी रो जो गुज़रती है उसके बारे में हम लोग मालूमात हासिल किए हैं। अब हम एक नया टॉपिक मेटलर्जी यानी फ़िल्ज़कारी के उसूल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि ज़मीन की जो ऊपरी परत, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, तो क्रस्ट के अंदर कुछ धातुओं के अनासिर है या कुछ मुरक्कबात जो पाए जाते हैं। तो इसी मुरक्कबात को हम जो है मिनरल कहते हैं या मादनियात कहते हैं। तो बाज़ मादनियात में यानी ये जो मुरक्कबात में एक धात का यानी किसी भी एक धात का फ़ीसद बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम उस धात की कसधात कहते हैं, जिसे ओर्स भी कहा जाता है। तो यानी ज़मीन से जब हम किसी धात को निकालते तो खालिस तौर पे जैसे हमको वो धात हासिल नहीं होती है, तो इसको हम कसधात की शक्ल में लेते हैं। यानी इस कसधात में वो धात के अलावा भी दूसरी धातें पाई जाती हैं। तो अब इस धात को हम क्या इस कसधात की जो हम लोग क्या करते हैं, तखलीस करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन करते हुए हम तमाम जो उसके साथ जो दूसरी कसधातें हैं या दूसरी उसके साथ लौसें हैं, तमाम चीज़ों को हम अलहदा करते हुए हम खालिस कसधात को हासिल करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या एक यानी जो ज़मीन से हासिल होने वाली जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो धातें होती हैं, वो धातें अलग अलग जो है शक्ल में यानी अलग अलग मुरक्कबात की शक्ल में पाई जाती हैं। तो उसको हम जो कसधातें कहते हैं, वो कसधातों के ज़ाब्तों पर नज़र डालते हैं। अब हम देखते हैं कसधातें। तो अब जैसा आप बता रहे हैं कि एक कसधात क्या होती है कि किसी यानी मिनरल्स में जो 70% किसी एक धात की ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, लेकिन उसके साथ दूसरे धातें भी रहती हैं, उसी को हम कसधात कहते हैं। तो अब जैसा देख रहे हैं कि एक एल्यूमिनियम धात की कसधात है, उसका नाम है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का जो ज़ाब्ता है ये इस होता। तो और उसके बाद देखिए हम लोग कापर आयरन पायरेट्स, ये कापर का है, और ये जिंक और ये मैग्नीसाइट
मैग्नीशियम का इप्सम साल्ट और हॉर्न सिल्वर यानी एक सिल्वर का है, और मैंगनीज, फेरिक के मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी ये एक धात की एक कसधात है। तो अब जबकि आपको सवाल कैसे पूछता है कि यानी एल्युमिनियम एक धात है तो उसकी कसधात का नाम बोलकर बताता, तो आपको क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम की कसधात का इसका भी ज़ाब्ता देंगे या नहीं तो नाम देंगे। तो 3 नाम दूसरे रहेंगे, एक इसकी कसधात का नाम रहेगा, या कॉपर को भी इसी तरीके से। तो इसको यानी ये टेबल को जैसे हम लोग अच्छी तरीके से इसको याद करना है। तो इसमें से आपको ये यानी अगर आपको ये भी कह सकता कि बॉक्साइट का ज़ाब्ता क्या हो सकता, या मैग्नेसाइट का ज़ाब्ता क्या हो सकता, तो आपको एक नाम देकर उसका ज़ाब्ते पूछता, कोई 4 ज़ाब्ते दूसरे अलग देंगे, उसमें एक ज़ाब्ता उसका मैग्नेसाइट का रहेगा, तो उसको आपको ज़ाब्ता लिखना होगा। तो ये जैसे ज़्यादातर दूसरी जगह भी जैसे एग्ज़ाम में पूछा है, तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसको याद कीजिए और एग्ज़ाम में इसमें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसा एप्सम साल्ट है, एप्सम साल्ट में जैसे पानी के सालेमात कितने हैं ये ऐसे पूछ सकता, और जिप्सम है, जिप्सम में पानी के सालेमा कितने हैं। तो ये इस तरीके के सवालात आपको जो है एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है। अब हम देखेंगे कसधातों से धातों की तखलीस के मराहिल। तो अब यहाँ पर यानी एक कसधात लिए हम, कसधात से हम क्या हासिल कर रहे हैं, धात को हासिल कर रहे हैं। तो अब ये धात को हासिल करना का मतलब यानी कसधात के अंदर क्या मौजूद है, दूसरी भी धातें हैं। तो अब हम ये दूसरी धातों को, या मिट्टी के ज़र्रात है, या दूसरे और भी जो कुछ लौसें वगैरह और भी कुछ दूसरी चीज़ें हैं, या पानी के सालेमात हैं, इन तमाम को छांट कर, जैसा अभी आप ज़ाब्तों में देखें दूसरे भी इसके अंदर सालेमात, वो तमाम सालेमात को अलग करते हुए हम खालिस धात को हासिल करना है। तो इसके जो होते हैं वो 3 मराहिल होते हैं। पहला मरहला जो होता है वो मुर्तकिस करना या ड्रेसिंग करना, दूसरा मरहला होता है खाम धात निकालना या हासिल करना, तीसरा मरहला होता है धात को खालिस बनाना या रिफाइनिंग करना। तो हम सबसे पहले मुर्तकिस करना या ड्रेसिंग करना के बारे में देखेंगे। अब मुर्तकिस करना या ड्रेसिंग करना, तो अब जैसा हम लोग देखते हैं कि ज़ख़म वगैरह पर हम डॉक्टर के पास जाकर पट्टी लगाते हैं कि ड्रेसिंग करने के लिए गए, तो उसका मतलब क्या है, जो भी उसके ऊपर मिट्टी के ज़र्रात या कोई भी, तो उसको क्या करते हैं, पूरे ज़ख़म को हम साफ़ करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होता, बाज़ जो धातें होती हैं उन धातों में, उन कसधातों में बाज़ ऐसे अनासिर होते हैं जिनको हम हाथ से चुन सकते हैं। तो उसको सबसे पहले हम किस तरीके से सफाई करेंगे, यानी हाथों से चुनना है, दूसरा धोना, तीसरा झागिला तैराव, और चौथा है मुग़नातीसी अलहदगी। तो आइए हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा अब यहाँ पर हाथों से चुनना है, हाथों से चुनना में हम क्या करते हैं, जो ऐसे ज़र्रात यानी रंग और जसामत, जैसा हम लोग चावल से कंकर को चुनते हैं, तो आसानी से कैसा पहचान सकते हैं हम, चावल में कंकर है तो चावल का रंग अलग होता, चावल की जसामत अलग होती, चावल की साख्त अलग होती है, जबकि कंकर की साख्त जसामत बिल्कुल अलहदा होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही हालात वैसे ही होते हैं कि इनकी जसामत, साख्त, रंग वगैरह को देखते हुए, फ़र्क को देखते हुए हम आसानी से अपने हाथों से इसको चुन लेते हैं। अब जैसा दूसरा है धोने का, धोने के इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर कसधात को जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्लोप पर रखते हैं, रखकर जैसे माइल सतह पर रखकर पानी के जैसे उसको बहाते हैं। तो पानी के बहाने से क्या होता, जो कम कसाफत वाले जो लौस है वो पानी के ज़र्रात के बहाव के साथ बह जाते हैं, जबकि ज़्यादा कसाफत वाले कसधात के ज़र्रात बचे रहते हैं। यानी ये तरीक़ा जहाँ पर यानी जो कसधात होती है उस कसधात में जो लौसें होती हैं जिनकी कसाफत कम होती है, वहाँ पर हम ये धोने का तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है झागिला तहराव। झागिला तहराव में हम क्या करते हैं, यानी ये जो देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें एक दबाव हम डालते हैं, तो जो कफ जो होता है, तो जो ज़्यादा वज़नी जो ज़र्रात होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं, जो लौसें वगैरह नीचे जमा होती हैं, जो हल्के ज़र्रात होते हैं, जो धात हमको चाहिए वो ऊपर जमा होता है। इस तरीके से हम हासिल कर ले सकते हैं। चौथा जो तरीक़ा होता है मुग़नातीसी अलहदगी। मुग़नातीसी अलहदगी में क्या होता, यानी कसधातों में कुछ मुग़नातीसी अशिया होती, कुछ मुग़नातीसी अशिया होती हैं और कुछ गैर मुग़नातीसी अशिया होती हैं। तो जब इसको पट्टे पे से गुजारा जाता है, मुग़नातीसी पट्टा होता है, तो अब ये जो व्हील जो है मुग़नातीसी व्हील, ये मुग़नातीसी व्हील क्या करता है, यानी जो गैर मुग़नातीसी अशिया है वो नीचे गिर जाती हैं, जबकि मुग़नातीसी अशिया पूरा नीचे आकर, तो इस तरीके से हम इसको अलहदा कर सकते हैं। अब
नेक्स्ट जो है कसधातों से खाम धात हासिल करना, जो दूसरा तखलीस का दूसरा मरहला है। तो अब यहाँ पर क्या होता, हम तीन सिलसिलों में, यानी धातुओं की जो आमिलियत होती है, यानी दूसरों के साथ जो इनका रिएक्शन होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक नुज़ूली तरतीब में तरतीब दिया जाता है, जिसको हम आमिल सिलसिला कहते हैं। तो आमिल सिलसिले में धातुओं की आमिलियत जो है, और कई तामुलात में धातुओं की आमिलियत की नुज़ूली आमिलियत या तरतीब डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर की बुनियाद पर दर्जाबंदी करते हैं। तो अब इसमें तीन किस्म, तीन जैसा हम सिलसिले की बनाए हैं। एक है फर्स्ट आमिल सिलसिले की बालाई धातें, तो फर्स्ट एक को बनाए। तो अब इसमें कौन कौन आते, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। दूसरे में जो दरमियानी धातें बोले आमिल सिलसिले रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो जिंक है और फेरिक और लेड और कॉपर आता। तीसरे में जो है निचली धातें, जो आमिल सिलसिले की निचली धातें, यानी ये किसी के साथ भी तामुल नहीं करने वाली होती हैं। तो ये है यहाँ पर पारा है और जो है सिल्वर है और प्लाटिनियम है। तो अब इसमें देखेंगे हम पहले आमिल सिलसिले की बालाई धातों को किस तरीके से, यानी एक कसधात से हम ये धातों किस तरीके से अलहदा किया जाता है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कसधात जो होती हैं, चाहे इस पोटाशियम की कसधात हो या सोडियम की हो, क्या इसको हम गर्म करने से, यानी जब गर्म किया जाता है तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह को हम कसधात से धात को आसानी के साथ तहवील के जरिए अलहदा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते, बर्फ पाशीदगी का अमल करते। बर्फ पाशीदगी का अमल करना है, जैसा हम सोडियम क्लोराइड लिए तो सोडियम के साथ क्लोरीन है, तो अब हमको हासिल क्या करना है, सोडियम हासिल करना है और क्लोरीन को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा जैसा हम एक, तो यहाँ पर कैथोड और एनोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सोडियम की तय मनफी बरखीरे पर जमा होती और क्लोराइड की जो मुस्बित बरखीरे पर जमा हो जाती है। इस तरीके से ये हमको हासिल होता है। तो ये हम मसावत के ज़रिए देखेंगे। दूसरा ये जिंक और फेरिक, लेड और कॉपर का देखें। तो ये जो है हम लोग पहले देखते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट की शक्ल में, इनकी जो कसधातें होती हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट की शक्ल में होती हैं। तो अब इन्हें धाती पहले हमको क्या करना पड़ता, यानी जैसा जिंक सल्फाइड है या फेरिक सल्फाइड है या लेड सल्फाइड या कार्बोनेट, तो इनको पहले धाती ऑक्साइड में तब्दील करना पड़ता है। तो यानी अब धाती ऑक्साइड में तब्दील करने के लिए हम इन सल्फाइड को क्या करेंगे, जायद हवा की मौजूदगी में गर्म करेंगे। तो हवा में क्या ऑक्साइड है, तो अब ये हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो ये अमल कहलाता है रोस्टिंग कहलाता है। तो ऑक्सीजन के साथ तामुल करके ये क्या हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब दूसरा फिर हम देखते हैं कार्बन से धाती ऑक्साइड की तहवील। तहवील का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन अलग होना। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन क्या करता है, उस ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड को निकाल रहा। तो अब देखो लेड ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड से क्या कर रहा, कार्बन ऑक्सीजन को निकालता है, तो इस तरह हमको लेड हासिल होता है। सल्फाइड, सल्फाइड के से हम क्या देख रहे हैं, इसको यहाँ पर भी रोस्टिंग का अमल होता है। तो यहाँ पर हम कॉपर सल्फाइड यानी ऑक्सीजन को ले, ऑक्सीजन के साथ करने से ऑक्सीजन अलग कर लेता, तो जिससे हमको कॉपर सल्फाइड हासिल हो। अब दूसरा है शदीद आमिल से कसधात मुरक्कबात की तहलील। तब जैसा थर्माइट का अमल है, जैसा हम जो पटरियाँ वगैरह को जो हम जोड़ते हैं टूटे हुए या मशीनों को टूटे हुए, उस लोहे को जोड़ने के लिए थर्माइट के अमल का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम जो है जो इस्तेमाल करते हैं वो एल्यूमिनियम यानी जो शदीद आमिल धातुओं को लेकर यहाँ तहवीली काम अंजाम देते हैं। अब आमिल सिलसिले की जो निचली धातें हैं उसकी तखलीस हम जो जैसा इसको ज़्यादा यानी गर्म करते हैं, ये ज़्यादा जैसे आज़ादाना हालत में दस्तियाब होती, फ़ौरन जैसे तामुल नहीं करती हैं, तो इनके आबी महलूल के साथ अमल हटाव के ज़रिए तामुल किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिफ़ाइनिंग का जो अमल है, रिफ़ाइनिंग के अमल में हम देखते हैं कि कशीद का अमल, पोलिंग का अमल और बरक़ी अशिया और दूसरा पोलिंग नुक़्ते अमात का, यहाँ पर हम देखते हैं 4 तरीक़े हैं रिफ़ाइनिंग के, कशीद, पोलिंग, अमात और बरक़ी पाशीदगी तखलीस। यहाँ पर रिफ़ाइनिंग के 4 तरीक़े हैं, कशीद, पोलिंग, अमात और बरक़ पाशीदगी।
तो जैसा कशीद में देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे अक़ल तरीन नुक़्ते अमात रखने वाली धातों के जैसा जिंक और मर्क्यूरी की तख़लीस के लिए ये तरीक़ा जो है इस्तेमाल किया जाता है। पोलिंग के तरीक़े में क्या होता है, यहाँ पर सब्ज़ लकड़ी की हिलानी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर सब्ज़ लकड़ी की हिलानी से यहाँ पर जो खारिज हो रहा, तो ये चीज़ें। और नेक्स्ट इसमें आता अमात। अमात का तरीक़ा क्या है, टिन जैसी कम नुक़्ते अमात वाली धात को ढलान सतह से गुजारते हैं। और बर्क़ पाशीदगी की तख़लीस में मतलब यहाँ पर हम जो धातें होती हैं इसको बर्क़ पाशीदगी के ज़रिए इसको मुस्बित और मनफी पे अलग अलग करते हुए हम जो है इसको हासिल करते हैं। अब हम इसके तरीक़े यानी अलग करने के जो तरीक़े हैं वो तरीक़ों को देखेंगे। राइट, फिल्ज़कारी में जो इस्तेमाल होने वाले जो तरीक़े हैं, जैसा हम देख रहे हैं भुनने का अमल, तो भुनने के अमल में जैसा मैं बताया था कि यानी हम इसको क्या करते हैं, ज़्यादा हवा की मौजूदगी में जैसे इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से जो है ये ऑक्साइड में तब्दील होते हैं, फिर दोबारा इसको ऑक्साइड से फिर हम दूसरा तहवीली आमिल को शामिल करते हुए हम यहाँ पर खालिस धात को हासिल कर सकते हैं। और दूसरा है ये है पलटाऊ भट्टी। तो इससे पहले जब देखे थे हम झकड़ भट्टी और ये पलटाऊ भट्टी, तो अब इसमें फ्लक्स है, यानी कसदास से जो हम देख रहे हैं गैंगवेज को अलहदा करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक पलटाऊ भट्टी होती है। आज हम जैसा फिल्ज़कारी में देखें, तो फिल्ज़कारी में जो सवालात आपको कैसे पूछे जाएंगे, तो अब जैसा है 3 मरहले हैं, तो 3 मरहलों में जैसा आप देखें कि पहले मरहले में एक जैसा ड्रेसिंग करने का जो अमल में आपको एक चुनना है, धोना है और मग़नातीसी अलहदगी है, तैराव है। फिर उसके बाद में हम क्या देखे थे, एक दूसरे मरहले में खाम धात से धात को हासिल करना, तो उसमें जैसा हम देखें सल्फाइड और कार्बोनेट्स को जो सो किस तरीके से हम अलहदा करते हैं, फिर ऑक्साइड बनाते, फिर ऑक्साइड से हम तहवीली आमिल को शामिल करते हुए एक खालिस धात को हासिल करते हैं। रिफाइनिंग के अमल में हम 4 तरीक़ों को देखें। तो अब यहाँ पर क्या करता, कोई एक तरीक़ा लिखता जैसा पोलिंग, तो ये पोलिंग का तरीक़ा आपको यानी कौन से अमल में होता है। फिर सवाल आपको पूछ सकता कि यानी जो मग़नातीसी अलहदगी का जो अमल है वो कौन से मरहले में हो, और इसके साथ साथ जो आपको मसावतें दी गई हैं, तो मसावतों में आपको एक मसावत देते हैं। जैसा कि मैं इससे पहले बताया था कि जैसा कार्बन को एक धाती आमिल लिए, हम कार्बन को हम क्या किए, धाती आमिल लिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड को धाती आमिल लेकर हम जैसे बताएं, तो इस तरीके से क्या होता, आपको एक मसावत देकर बताता कि इसमें कौन सा धाती आमिल है या जैसे तहवीली आमिल है, आपको इसमें पूछता है तो तरीक़ा कौन सा तरीक़ा है और कौन सी धात को हासिल किया जा रहा। तो और इसके अलावा आपको जो मुरक्कबात वगैरह या कसधातों के जो ज़ाब्ते हैं वो ज़ाब्ते देकर कौन कौन से उसके अंदर शामिल है वो चीज़ बताता है। और साथ ही साथ जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में देखिए, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में कुछ हिसाबी सवालात भी होते हैं, तो उन हिसाबी सवालात को भी जैसा पिछले लेसन्स में आपको दिखाया गया था, पिछले पेपर्स में आपने देखा कि जैसा एक तार है और तार का तूल दिया, फिर जैसा कुछ जाविया दिया, फिर आपको उसमें कुछ बर्क़ क़ुव्वत दिया, मग़नातीसी क़ुव्वत, तो जैसा हम लेंगे F = ILB sin थीटा, या अगर रफ्तार मालूम करना है तो हम इसमें v का भी शुमार करते हैं। तो ऐसे ज़ाब्तों की मदद से हम मग़नातीसी क़ुव्वत को मालूम कर सकते हैं। तो ये आपको 2 लेसन्स मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म और फिल्ज़कारी के जैसे लेसन्स को आपने सुना है, तो इसको तफसीली तौर पर आप जो है 8th क्लास में आपको मिलेगा जो मायात में बरक़ी मौसूलियत, और 10th क्लास में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म और फिल्ज़कारी के बारे में आपको मालूमात हासिल होंगी। तो इसको अच्छी तरीक़े से पढ़िए और इसको अच्छा ज़हन नशीन कीजिए। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।